मुंबई ट्रेन सीरियल ब्लास्ट मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के जजमेंट को बदलते हुए 12 आरोपियों को रिहा कर दिया है। तो 12 में से 5 आरोपी हैं जिन्हें ट्रायल कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी। बातचीत करने के लिए मौजूद है एहसान सिद्दीकी सर। सबसे पहले आप बताइए सर, आपकी गिरफ्तारी कैसे हुई और आपको सूचना कब लगी और कहाँ पर आप सफर कर रहे थे इस दौरान? मैं बम धमाके के वक्त अपने घर पर ही था और अपने बिजनेस में मशगूल था, काम कर रहे। लेकिन क्योंकि पहले एक सिमी का केस था मुझ पर 2001 में, इसलिए से मुझे मालूम था कि पुलिस वाले मुझसे पूछताछ जरूर करेंगे, जिस तरह पहले पूछताछ करते रहेंगे। 13 जुलाई को मेरा रोड पुलिस स्टेशन ही मुझे बुलाया। मैंने वहाँ जाकर इंक्वायरी दी उसकी और उन्होंने मुझे छोड़ दिया। लेकिन 24 जुलाई को केस के ऑफिसर ने मैसेज दिया कि उनको एटीएस ऑफिस से बुलाया गया। तो मैं 2 बजे एटीएस ऑफिस में पहुंचा, उसके बाद उन्होंने मुझे छोड़ा नहीं। लेकिन पूछताछ करने के बाद उन्होंने दूसरा केस बनाया, छोटा केस भेज दिए कहीं पर। लेकिन उसके बाद फिर कस्टडी खत्म होने के बाद बमला ब्लास्ट केस में कस्टडी हुई और फिर घर पे 7 कस्टडियाँ लेकर उसने रखा। उसके बाद जाके कस्टडी हो गई उसमें ब्लास्ट केस में। ट्रायल कोर्ट जब आपका ट्रायल हो रहा था उस दौरान कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा आपको? किस तरीके से लोगों का सपोर्ट रहा या परिवार का रहा, या उसके बीच में जो एटीएस अधिकारी थे क्या कोऑपरेट करते थे परिवार से मिलने के लिए? किस तरीके से सपोर्ट मिला? एटीएस के अधिकारी हों या पुलिस वाले हों, वो तो इस मामले में कभी सपोर्ट नहीं, शुरू में सपोर्ट तो बिल्कुल भी नहीं था उनका कि घर वाले मिलने आए, या फोटो में कभी ऐसा होता है कि अम्मी मिलने आई है, कहीं पुलिस वाले को घसीटते हुए लेके चला देते हैं। तो एक तकलीफ तो होती थी उस वक्त, ये मिलना जुलना एक मुश्किल काम था। अब जो है पिछले 2 सालों से इसकी सहूलत हो गई है। जेल में वीडियो मुलाकात का सिस्टम शुरू हो गया है, वो जाके मिल सकते हैं, या अगर उनके बच्चे हैं तो डायरेक्ट बिना उसके कमरे की मुलाकात प्ले उसमें ले सकते हैं। आपको जब जेल भेजा गया लगभग कितने साल ट्रायल शुरू हुआ, किस तरीके से जमीन जुल्मा का आप बताया जा रहा है सपोर्ट, किस तरीके से आपको सपोर्ट मिला? केस चलाने के लिए सबसे बड़ी अड़चन होती है वकीलों की फीस। या आप वकील करें, उनकी फीस दें, और जो कागज रहते हैं कागज़ के इसके उसके कौन देगा। तो हमारे जो केस में एक्यूज थे वो कोई बहुत अच्छे फाइनेंशियल अच्छे बैकग्राउंड से नहीं थे, तो उस वक्त हम क्या करते हैं, इसलिए बार बार उनकी वकील करना, उनको फीस देना एक मुश्किल काम था। इस मुश्किल को दूर जमीयत ने किया है और जमीयत ने मिलत का साथ लेकर किया है, और इसमें जमीयत का काफ़ी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आखिर तक हमारी मदद की है, और आइंदा भी बाकी लोग भी वो कर रहे हैं जो इस तरह के कुछ फंसाए गए केस। हाईकोर्ट ने लगभग 19 साल बाद बरी किया है। आपको क्या लगता है कि 19 साल आपकी जो जिंदगी मतलब परेशानी आई है, आपकी उम्र खत्म हो गई है और इतना वक्त बर्बाद हुआ है आपका, किस तरीके से आप जो जुडिशरी है और जो सिस्टम है, जो एडमिनिस्ट्रेशन जो चलता है, किस तरीके से आप देखते हैं? जो जेल में 19 साल गए, इसको वापस लाया जा नहीं सकता किसी भी तरह। लेकिन इतना है कि जुडिशरी के अंदर अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, तो कभी कभी इंसाफ तो हो ही जाता है। इसके साथ अगर उसको पूरा फंसाया गया है तो हायर कोर्ट जो उसको देखता है और इंसाफ से काम लेता है, जस्टिस करता है, लेकिन उसमें काफ़ी देर हो जाती है। और जैसे मैंने कहा कि उसके लिए वही है कि पुलिस रिफॉर्म की ज़रूरत है, ताकि जो मुल्क की बड़ी पार्टियां हैं उनको चाहिए कि पुलिस को रिफॉर्म करें, उनको इंडिपेंडेंट बनाएं, ताकि वो दबाव डालकर गलत कामों से ना करवा सकें और वो गलत इस्तेमाल कानून का न कर पाएँ। अधिकारी क्या जब आप कस्टडी में थे किस तरीके से उनका जो व्यवहार था, किस तरीके से उन्होंने आपके साथ? देखिए, मैं अगर इसको बहुत शॉर्ट में कहना चाहूँ तो ऐसा है कि जब कस्टडी में गया तो वहाँ पर कुछ ऑफिसर रहते थे जो ये बात कहते थे कि अगर हम पुलिस में नहीं आते तो हम बाहर घूमने होते हैं। आप इसे समझ जाएंगे वो कैसा व्यवहार हमारे साथ कर रहे होंगे। उन्होंने काफ़ी टॉर्चर किया था और मैंने उस टॉर्चर पर एक किताब भी लिखी है और सारा के नाम से, तो पोइम की शक्ल में उसमें मैंने पूरे टॉर्चर्स किस तरह उनको डिस्क्राइब भी किया है, तो जेल में किस तरह हमारे साथ हुआ उसको डिस्क्राइब किया है, और कोर्ट में किस तरह क्वेश्चन किए उसको डिस्क्राइब किया है। टॉर्चर तो उन्होंने पूरा किया, जिस तरह जितना थर्ड डिग्री टॉर्चर करना था उन्होंने किया है, और सिर्फ इसलिए किया है कि ताकि तुम उनके किसी पेपर पे सिग्नेचर करो। आप क्या पढ़ाई कर रहे थे जब आपकी गिरफ्तारी हुई थी, और उसके बाद जब आप जेल गए तो उसके अंदर क्या आप एजुकेशन के लिए कुछ तैयारी की? मैं जब
पहली बार जब गिरफ्तारी तो उस वक्त इंजीनियरिंग करा था 2001 में, केवल इंजीनियरिंग करा था, थर्ड ईयर में था। कौन से कॉलेज से? मुंबई यूनिवर्सिटी से संबंधित एक कॉलेज है महाराष्ट्र महाराष्ट्र में, नारायण लागू पाटिल इंजीनियरिंग कॉलेज। लेकिन एस टी होने से मैं वो कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाया, फिर मैंने बीएससी में एडमिशन लिया है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन इंस्टीट्यूट से, और साथ में मैंने बिजनेस शुरू किया। वो कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाया तो एस टी हो गई। तो ये आप जो ट्रैवल करते थे वेस्टर्न लाइन से ट्रेन से करते थे कि आपकी खुद की गाड़ी थी? नहीं, मैं ट्रेन से ट्रेवल करता था, ट्रेन से आना जाना था। कहाँ रहते थे? इंदौर में रहता था, और मेरा बिजनेस पूरा काम चलता था, मुंबई से चलता था, आना जाना वहाँ से और लेना ये करना सब चीज़ें। उसके बाद जेल में आने के बाद मैंने बहुत कोशिश की कि यहाँ भी मैं पढ़ाई शुरू कर सकूँ। जेल में मेरी पहली जो एप्लीकेशन जज की वो यही थी कि मुझे पढ़ाई पूरी करनी है जेल के अंदर, लेकिन वहाँ के जो जेल स्टाफ के लोग उसको अलाउ नहीं करते थे, अर्जेंट बता रहे थे पढ़ाई ना होने पाएगी। सोच लो, बाद में 2009 में इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी जो है उसने अपने सेंटर्स पूरे इंडिया की जेलों में खुलना शुरू किए और उनको फ्री एजुकेशन देने का उनका प्रोग्राम बनाया। उसके बाद से तकरीबन मैं कंटिन्यू इग्नू का स्टूडेंट हूँ, और मैंने इग्नू से तकरीबन इस अब तक जो है 20 सर्टिफिकेट हासिल किए हैं। इसमें 3 मास्टर डिग्री है, सोशियोलॉजी, मास्टर डिग्री इंग्लिश, एम ए इसका रिजल्ट आना बाकी है, इस एग्जाम मैंने अभी दिया है। सोशियोलॉजी इंग्लिश और एम ए पॉलिटिकल साइंस में पूरा किया है। दूसरे इसके अलावा मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन MBA किया है, और MBA में एडिशनल डिप्लोमा 3 अलग अलग सब्जेक्ट में था, वो भी मैंने किया है, मार्केटिंग मैनेजमेंट, ऑपरेशन मैनेजमेंट। ये सारे ओपन अलग डिप्लोमा मार्केटिंग मैनेजमेंट, ऑपरेशन मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कौन सा शुरुआत की थी? कौन से समय आपने शुरुआत की? असल में इसमें बाकी इसमें लेडीज IPS ऑफिसर, वहाँ पर लेडी IPS ऑफिसर की नंबर है, मेरा बरोलकर नाम होता है। तो वो 2013 में महाराष्ट्र प्रिजन की हेड थी। तो एक मामले में मैंने कंप्लेंट की थी, हमारे यहाँ DIG ने कुछ सर्च किया था, उसके बाद तो उसकी इंक्वायरी करने के लिए बुलाई थी। उन्होंने मेरा एजुकेशन पूछा था, उनको बताया था, तो उन्होंने मुझे काफ़ी वो प्रेशर दिया, कभी कहा जाए तो कि तुम LLB करो, तुम पढ़ाई करो। और उस वक्त वो भी LLB कर रही थी, उन्होंने बताया कि मैं LLB कर रही हूँ, मेरा आखिरी ईयर है, तुम भी करो। लेकिन उस वक्त मेरे ध्यान में ऐसा नहीं था कि मुझे LLB करना है, पढ़ाई करना है। उन्होंने इस मामले में काफ़ी काउंसलिंग की, और इंक्वायरी का मामला अलग चला गया, उन्होंने काउंसलिंग ज़्यादा की। तो मैं उस वजह से मेरा एक वो आया कि मुझे LLB करना चाहिए। फिर मैंने अगले साल LLB में एडमिशन लिया, और 1 साल आसानी से हो गया वो कोर्ट की परमिशन से। लेकिन सज़ा लगने के बाद वो नहीं हो पा रहा था, कोई परमिशन देने के तैयार नहीं एक खबर चली थी 2015 में, शायद आपने बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील की थी एग्जाम देने के लिए। हाँ, इस तरीके से रिजेक्ट हुई थी, उसमें क्या सच्चाई है? क्या इसमें क्या हुआ, जब मैंने एप्लीकेशन उसी वक्त दी एग्ज़ाम के लिए, लेकिन हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया कि जेल लिखेगा। जेल वाले रिजेक्ट कर रहे थे कि कोर्ट से ऑर्डर लाओ, सज़ा लग चुकी है, फांसी की सज़ा लगी है, तो हम पढ़ने की परमिशन नहीं दे सकते, सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है। तो इस तरह के कारण को करते करते उन्होंने काफ़ी देर तक इसको खींचा, लेकिन मैं उस पर अड़ा रहा, नहीं मैं कोर्स करूँगा। और मैंने एप्लीकेशन हर बार हाईकोर्ट में डालता रहा इस बारे में। आखिरकार जस्टिस सांबरे साहब 2023 में उनके पास मैटर गया, तो उन्होंने कहा कि जेल, उन्होंने उसको परमिशन नहीं दिया कि इतनी दूर से एक दिन में यहाँ पे लाना मुंबई में पॉसिबल नहीं है। उन्होंने जेल को बोला कि ये जेल अगले एग्ज़ाम के लिए जेल के पास जा सकते हैं। फिर अगले साल जब एग्ज़ाम आया तो वहाँ पर एक बहुत काफ़ी अच्छे स्टूडेंट हैं, और आरोपी जो बंदी रहते हैं उनकी रिफॉर्म के बारे में सोचते हैं, उनका नाम वैभव आगे है। तो वो नागपुर जेल में 2024 के अंदर आए। जब मेरा एग्ज़ाम हुआ तो मैंने उनसे कहा इस बारे में, ठीक है मैं एप्लीकेशन करो, मैं हमारी एप्लीकेशन जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल उनको भेजता हूँ। तो उन्होंने मेरी एप्लीकेशन भेजी वहाँ पर, वहाँ से मुझे फिर एग्ज़ाम देने की परमिशन मिल गई। तो मैंने एग्ज़ाम देना शुरू किया। अभी आखिरी सेमेस्टर बचा हुआ है, वो भी एक सेमेस्टर आपका बचा था? हाँ, नवंबर में पूरा हो गया। आखिरी सेमेस्टर नवंबर में नवंबर में। अधिकारियों, क्या कुछ अधिकारी ऐसे थे जो आपको सपोर्ट किए थे? असल में जेल में क्या होता है कि जो आरोपी होते हैं, बहुत से आरोपियों का बिहेवियर सही नहीं होता है, तो जेल के स्टाफ सभी को उसी नज़र से देखना शुरू करते हैं। लेकिन जब कुछ दिन रहने के बाद उनको मालूम पड़ता है कि नहीं इसका बिहेवियर अच्छा है, तो उनका ट्रीटमेंट टोटली अपोजिट हो जाता है। तो उन्होंने अभी जैसे बताया मैंने कि जैसे आगे साहब वैभव आगे का भी वहाँ पर है, उनकी मैडम भी वहाँ पर एडिशनल स्टूडेंट है, तो इनको हम कोई भी रिक्वेस्ट करते थे जब से वो आए तो ना कभी नहीं बोलते थे।
कोई भी लीगल रिक्वेस्ट है, कोई भी काम है, तो उसके लिए खुद मेहनत भी करते थे और बोलते नहीं इनका काम होना चाहिए, इनकी वीडियो अच्छी नहीं है। तो कुछ अधिकारी अच्छे भी हैं, हर जगह अच्छे और बुरे लोग होते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दायर की है। वहीं पर तमाम जो राजनीतिक पार्टियां महाराष्ट्र में, कहा जाए तो मुंबई सेंट्रल से जो कांग्रेस की सांसद है वर्षा गायकवाड़ ने कहा है कि इसके खिलाफ अपील करना चाहिए और कैसे बॉम्बे हाई कोर्ट ने इन लोगों को बरी कर दिया है, इस खिलाफ सरकार जाए। क्या कहना चाहेंगे आप? इस तरीके से बयानबाजी आ रही है लगातार और आपका आगे का प्लान है? क्योंकि असल में सरकार, मेरा तो ऐसा सोचना कि सरकार ने अपील में न जाते हुए कुछ और करना चाहिए था। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सज़ा लगने से पहले भी स्टेशन को सज़ा लगी थी और सज़ा लगने के बाद मैंने तकरीबन सभी पार्टियों के जो लीडर्स बड़े बड़े हैं या जो संवैधानिक पदों पर हैं, जैसे राजनाथ सिंह हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी, नरेंद्र मोदी हैं और पी चिदम्बरम उसके पहले थे, और महाराष्ट्र के अंदर शेख फडणवीस हैं, मैंने सबको जेल से पत्र लिखा है, तब लिखा इस बारे में कि आप इस केस को देखिए। आपकी सारी एजेंसियां जो हैं इंडिया के अंदर वो सब कह रहे हैं कि बम ब्लास्ट किसी और ने किया है, इसका मतलब हमने नहीं किया है, तो हमको जेल में क्यों रखा गया? आप इसका इंक्वायरी करवाओ, इस चीज़ को चेक करो। लेकिन होता क्या था कि सभी लोग क्या करते थे, वो उनके पद पर हैं, तो अरे हम कुछ काम नहीं करेंगे, तो पूरे पद को फॉरवर्ड करते करते एडजस्ट होते थे, उसी को जिसने हमको फंसाया। जो लेटर आपने सीएम को भेजा वो लेटर एड्रेस तो हम पे उनके एडजस्ट हो जाता, तो एडजस्ट वाले जवाब देते थे कि तुम्हारा केस हाई कोर्ट में पेंडिंग है, वहाँ देखो तो केस चलेगा। तो इनको मालूम है, ये कोई छुपी बात नहीं है। महाराष्ट्र की राज्य सरकार कही, उनको पता है कि उन्होंने नहीं किया है, लेकिन हम अपने झूठ को बाकी रखना चाहते हैं, इसलिए हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। बाकी दूसरी कोई वजह नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? ये दोनों तो सुप्रीम कोर्ट गए हैं ना। आप लोगों को क्या आगे तक किया? सुप्रीम कोर्ट अगर तो डिफेंड तो करना ही पड़ेगा, अगर उन्होंने पटिशन फाइल किया है तो डिफेंड करना ही पड़ेगा। देखते हैं आज सुप्रीम कोर्ट में ये वहाँ पर क्या होता है, इस बारे में मालूम नहीं है, और अभी हमने वकीलों से बात भी नहीं की बहुत ज़्यादा इस बारे में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे जो ट्रायल कोर्ट द्वारा फांसी की सजा दिए गए एहतसाम सिद्दीकी, जिसको बॉम्बे हाई कोर्ट ने 22 बरी कर दिया था। औरंगजेब खान के लिए